अस्सलाम वालेकुम। यार सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो है वो बहुत दिनों से कुछ वीडियोस चल रही हैं जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या अंडर ग्रेजुएट के लिए। उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप कंसल्टेंट्स के पास मत जाएं। कंसल्टेंट आपको हमेशा मिसगाइड करेगा। आप जो है वो अपना एडमिशन प्रोसेस हो या फिर एम्बेसी का प्रोसेस हो, वो सारा खुद करें। तो यार स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो, उसके आपको फ़ायदे क्या होंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ अंडर ग्रेजुएट के लिए यूएसए में। तो मैं एक कंसल्टेंट के थ्रू आया हूँ और मेरे और भी बहुत सारे दोस्त यहाँ आए। कुछ कनाडा गए, यूएसए गए, ऑस्ट्रेलिया। तो वो सारे कंसल्टेंट्स के थ्रू आए और अच्छे कंसल्टेंट्स हमने ढूंढे थे। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? नंबर वन ये होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें यूएसए में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो आपको उसका चार्ज करेंगे $50 to $70। अगर आप यही किसी कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं और वो यूनिवर्सिटी उस कंसल्टेंट के पैनल पर है, क्योंकि हर कंसल्टेंट का एक पैनल होता है जिसके ऊपर कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसके साथ वो कंसल्टेंट कॉन्टैक्ट में होता है। तो अगर आप उनके थ्रू करते हैं और वो अगर कंसल्टेंट ऑनेस्ट है, तो वो आपको पहले ही बता देगा कि हम आपसे एप्लीकेशन फीस नहीं लेंगे। यानी वो यूनिवर्सिटी उनसे एप्लीकेशन फीस नहीं लेती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करती है। अच्छा, तो आपके ये $70 बच गए। दूसरा ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर भी दी एज ए इंडिविजुअल, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गए, फ़र्ज़ करें आपने ऑनलाइन उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी और आपने वो रिक्वायरमेंट सबमिट करके वो भेज दी। तो पहले तो आपको कम से कम जो है ना 2 to 3 वीक्स वेट करना पड़ेगा उनके रिप्लाई का। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। फ़र्ज़ करें आपने 1 महीना वेट किया, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का एक दिन एक ईमेल आएगी जिसमें भाई आप रिजेक्ट हो गए। अब आप क्या करें? आपका 1 महीना ज़ाया हो गया और आपके $70 ज़ाया हो गए। फिर उसके बाद फ़र्ज़ करें आपको एडमिशन मिल गया। उन्होंने आपको एक ऑफ़िशियल ऑफ़र लेटर भेज दिया कि भाई आपकी जो है ना वो ईमेल एक्सेप्ट हो गई है, आपका एडमिशन हो गया, अब आप जो है फर्दर प्रोसेस करें। उसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या होता है? फर्दर प्रोसेस ये होता है कि अब आपने देना होता है यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट। जैसे कि यूएसए में जो है ना एक एवरेज 3500 या $4000 जो है वो आपको इनिशियल डिपॉजिट देना होता है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी आपको I-20 भेजती है। I-20 वो लेटर होता है कि जो आप एज अ प्रूफ लेकर जाते हैं एम्बेसी के अंदर कि ये हमारी एक सीट रिजर्व्ड है ऑलरेडी वहाँ पर उसी फला यूनिवर्सिटी में, हमारा एडमिशन हो चुका है, हमें बस अगर अब वीज़ा मिलता है तो हम इस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में। उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो फ़र्ज़ करें आपने यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट दे दिया $4000। आप गए वीज़ा लेने के लिए, जब आपकी इंटरव्यू की बारी आई, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। अब आप यूनिवर्सिटी को मेल लिखते हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मुझे $4000 जो है ना मेरे वापस चाहिए। यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई नहीं देती, 1 महीना नहीं देती, 2 महीना नहीं देती। आप क्या कर लेंगे? आप यूनिवर्सिटी को रिप्लाई मेल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी आपके मेल का रिप्लाई नहीं दे रही, या आपको कह रही है कि नहीं हम जो है वो 30% काट के देंगे, हम 50% कट करेंगे। कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो कहती है कि हम 70% कट करेंगे, उसके बाद आपको देंगे। वो भी फिर वो आपको टाइम देंगे कि हम 6 महीने बाद देंगे, 8 महीने बाद देंगे। तो आप इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के रेमो करम पर, जो है वो यूनिवर्सिटी फिर अब आपको कब जो है वो बचे कुचे आपके कुछ भी पैसे वापस दे दे। अगर आप यही केस कंसल्टेंट के थ्रू करवाते, फर्ज करें आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाया, आपने $4000 सबमिट करवाए, तो ये कंसल्टेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको $4000 आपके वापस लेकर देगा। इन केस कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और आप दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहते, तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको $4000 वापस चाहिए। फिर वो कंसल्टेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को कहेगा कि भाई ये बच्चा है, मैंने आपको आपका एडमिशन, इसका एडमिशन आपके थ्रू करवाया था, लेकिन इसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहता, इसके पैसे वापस दो। अब यूनिवर्सिटी उसकी वजह से आपको पैसे वापस देगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी को साल में बहुत सारे बच्चे भेजता है। तो देखिए, दिस इज ऑल बिजनेस। यूनिवर्सिटी का बिजनेस है, कंसल्टेंट का भी बिजनेस है, आपके भी जो है वो फायदे हैं उसके अंदर। इसी वजह से जो है वो आप कंसल्टेंट के पास गए, आपने भी जाना है। तो हम सारे जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर जो है वो ये एक साइकिल चलता है। तो खैर, उस कंसल्टेंट की वजह से यूनिवर्सिटी आपको आपके $4000 वापस देगी। चले, ये सारी तो होगी पैसों की बातें। इसके अलावा इसके जो आप अगर खुद अप्लाई करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट ये कि आप देखिए, हमसे वेट नहीं हो पाता है। अगर हम
खुद एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो यूनिवर्सिटी कम से कम जो है वो हमसे 3 वीक्स या फिर 4 वीक्स का टाइम लेती है रिप्लाई देने में। अगर जैसे अब मेरी बात कर ले, मैंने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, तो विद इन 1 वीक जो है वो फ्री में 3 यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर मेरे हाथ में थे, जो कंसल्टेंट ने मुझे दे दिए थे। भाई ये लो, ये जिस जो हमारी जबान हुई थी, ये 3 ऑफर लेटर से, तीनों वही यूनिवर्सिटीज है, वही प्रोग्राम है, वही इनटेक है जो तुमने मांगा था। अब आगे तुम्हारी मर्जी है किस यूनिवर्सिटी के साथ तुम कंटिन्यू करना चाहोगे। उसने मुझे एक यूनिवर्सिटी सजेस्ट की कि इस यूनिवर्सिटी में जो है वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती है, आपको आगे जाकर अगर कोई मसला होता है तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो देखिए, ये होता है कि ये होती है ऑनेस्टी। जो कंसल्टेंट आपके साथ ऑनेस्ट होगा और अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होगा, वो आपके साथ ऐसे बात करेगा। तो खैर, मैंने वही यूनिवर्सिटी चूज़ की और वीज़ा के लिए अप्लाई किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में वीज़ा नहीं लगा, तो फिर वही बात कि मेरा कंसल्टेंट जो था वो एक्सपीरियंस था, तो उसने मुझे समझाया। देखिए, एक बार अगर रिजेक्ट हो जाता है ना, तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है दोबारा अप्लाई करने का। हालांकि बात सिर्फ 40,000 की होती है, सिर्फ 40,000 आपने देने होते हैं दोबारा इंटरव्यू की डेट लेने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते यार, बहुत मतलब डिसहार्ट हो जाते हो, फैमिली जो है सपोर्ट छोड़ देती है, आप नहीं कर पाते हो, आप कहते हो कि नहीं बस अब मास्टर्स के लिए देखेंगे। लेकिन मेरा कंसल्टेंट जो है वो बहुत एक्सपीरियंस था, मैं आज भी उसका शुक्रिया अदा करूंगा। उसने मुझसे कहा कि यार देखो, ना तुम्हारी तरफ से कोई गलती है ना मेरी तरफ से गलती है, सिर्फ तुम्हारा हार्ड लक है। तुम जो है वो, जहाँ तुमने लाखों रुपए का खर्चा कर दिया है, $4,000 तो जो यूनिवर्सिटी को दिए वो तो अब वापस मुझे एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, मैं कर लूंगा वो। लेकिन ये है कि मैं तुमसे ये कहूंगा कि एक बार और ट्राई कर लो। 40,000 ही है ना, खैर जहाँ लाखों का खर्चा किया वहाँ 40,000 का और करके देख लो। तो मेरे घर पे बात की कि मुझे दोबारा अप्लाई करना है। घर वालों ने बोला ठीक है भाई, ये शौक भी पूरा कर लो। तो दोबारा 40,000 जमा करवाए बैंक में और अपॉइंटमेंट की डेट ली। अच्छा, अपॉइंटमेंट की डेट ली थी मैंने जब, आपको वो भी बता दूं कि जब मुझे मेरा एक वीज़ा रिजेक्ट, इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ, उसके बाद जो मुझे डेट मिली थी वो मुझे मिल रही थी तकरीबन कोई 25-26 डेज बाद की डेट मिल रही थी। वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो मेरे कंसल्टेंट ने जब अप्लाई किया मेरी डेट के लिए, तो उसने वो डेट ली। अब देखें कि उसको कितना कॉन्फिडेंस था खुद पे। उसने कहा कि भाई अभी ये डेट मिल रही है, ये मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मैं चेक करता रहूँगा, क्योंकि उसे पता था कि डेट्स जो होती हैं वो कुछ बीच वाले दिनों में भी खाली होती हैं, सीट्स मिलती हैं, लेकिन बस वो ढूंढना पड़ता है। तो वो क्या करता था, उसने मेरी फर्ज करें जो है ना वो डेट ले ली 25-26 दिन बाद वाली, फिर वो बार बार चेक करता था एम्बेसी के, वो उसको जो सीट्स का जो सॉफ्टवेयर होता है, मुझे तो इतना नहीं पता क्योंकि सब कुछ उसने खुद ही किया था। तो वो चेक करता था, दिन में 2 बार 3 बार चेक करता था। जैसे ही कोई डेट मिली उसे, आप यकीन करें कि मैंने एक हफ्ते को, जैसे ट्यूसडे को मैंने जो है वो इंटरव्यू दिया था, नेक्स्ट वीक मंडे की डेट उसने मुझे लेकर दी थी, चेंज करवा कर, कि जैसे ही वो सीट खाली हुई उसने वो ले ली और कहा कि भाई नेक्स्ट मंडे तुम्हारा इंटरव्यू है। मैं दोबारा गया इंटरव्यू देने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सेम वही वही प्रोफाइल लेकर गया था, वही आंसर्स, वही क्वेश्चंस हुए, सिर्फ ये कि कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हुए थे, लेकिन वही मैंने आंसर्स रखे थे जो मुझे देने थे, ऑलमोस्ट सेम था। बस ये है कि लास्ट टाइम जो है वो येलो स्लिप मिली थी, और जो फिर इस नेक्स्ट टाइम जो दिया था उसमें ग्रीन स्लिप मिली थी कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो भाई एक डिसीजन की वजह से, एक कंसल्टेंट की जो है वो मोटिवेशन की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो खैर, पैसा तो सबका ही खर्च होता है, तो ये है कि थोड़ी सी रिसर्च खुद करें, कंसल्टेंट पे भरोसा करें, अच्छा कंसल्टेंट ढूंढें। और जो है वो ये कहूँगा कि किसी की अगर आप रेफरेंस पे जा सकते हो ना, तो रेफरेंस पे जाएं। देखिए, रेफरेंस पूरी दुनिया में चलती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप किसी की रेफरेंस के थ्रू जाते हो ना, एक तो वो भी आप पर भरोसा करता है, और उसको जो है वो आपके साथ अच्छे तरीके से चलना पड़ता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यार ये फलां की रेफरेंस से आया है, कल को इज्जत का मामला बन जाता है ना फिर। तो रेफरेंस पे जाएं तो बेहतर है, वरना अगर किसी वैसे आम कंसल्टेंट के पास भी जाते हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं, कुछ यूनिवर्सिटी सर्च करके जाएं, फिर उनसे पूछें उनके पैनल पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर कंपेयर करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को और उसकी यूनिवर्सिटीज़ को। अगर आपको सिमिलरली कोई यूनिवर्सिटी मिलती है कि जो आप समझते हैं कि सेम है, तो आप उसके पैनल की यूनिवर्सिटी उठा लें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। और यार मैं दूसरी बात ये बता दूं कि कंसल्टेंट की जो फीस होती है ना, वो मैक्सिमम 50 to 60,000 होती है। मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बहुत मुल्कों में गए हुए हैं, और हम लोग मतलब हमेशा टच में एक दूसरे के साथ।
50 to 60,000, इससे ऊपर नहीं। वो आपसे बोलेगा कि 20 या फिर 30,000 जो है आप पहले दे दें, जब आपका I-20 या ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद जब आप एम्बेसी में जाएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, देने के लिए, तो 30,000 आप तब दे देना। तो दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है कंसल्टेंट का। हाँ, अगर आप उसके पैनल की यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो उसका यूनिवर्सिटी के साथ कुछ होता है, यूनिवर्सिटी उसको कमीशन देती है, प्रॉफिट देती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। दैट्स ऑल बिजनेस। वो यूनिवर्सिटी को बिजनेस दे रहा है तो यूनिवर्सिटी उसको कुछ पैसे देगी। हाँ, वो यूनिवर्सिटीज कंपेरेटिवली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन वो कंसल्टेंट उतनी ही आपको जो है वो स्कॉलरशिप के नाम पर जो है ना ग्रांट लेकर दे देता है कि भाई वो उतनी फीस पड़ जाती है जितनी आप दूसरी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे होते हो। तो दूसरा है कि अगर आप यूएस से आ रहे हो, फिर तो ऐसी कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर आते ही अगर आपको ये यूनिवर्सिटी समझ में नहीं आती, आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं होता है, 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है। तो खैर, कंसल्टेंट्स के पास जाएँ, ज़रूर जाएँ, अपनी आँखें भी खुली रखें, खुद भी जो है वो रिसर्च करते रहें। किसी पर भी जो है वो अंधा यकीन तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कंसल्टेंट के पास जाने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है, अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, कुछ भी क्वेश्चन करना हो आप इंस्टा पे राब्ता कर सकते हैं। कुछ भी हो, जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई दूँगा ज़रूर। और जो है वो अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि वाक़ई कोई आपको काम की बात बताई है, तो जो है वो लाइक एंड शेयर करें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके, दूसरों की भी, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो उनकी हेल्प आउट हो सके।